अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है शाहज़ुद्दीन और मैं प्रबोधन एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूँ। ये हमारी मॉडर्न इंडिया में यूजीसी नेट की टर्मिनोलॉजी चल रही है। ये उसी क्रम में जो है 11वीं वीडियो है। आज का जो हमारा विषय है वो सांप्रदायिकता को लेकर है। अब सांप्रदायिकता होती क्या है और हमने इसको जो है 3 चरणों में रखा है। एक हम रखेंगे उदारवादी सांप्रदायिकता, एक हम रखेंगे उग्रवादी सांप्रदायिकता, एक हम रखेंगे फासिस्टवादी सांप्रदायिकता। तो सांप्रदायिकता को जो है समझने से पहले मैं आपको बता देता हूँ एक बारी संप्रदायवाद होता है क्या। देखो, संप्रदायवाद क्या होता है। देखो, संप्रदाय का मतलब होता है जैसे हिंदू संप्रदाय, मुस्लिम संप्रदाय, सिख संप्रदाय, ईसाई संप्रदाय। तो संप्रदाय जो होता है एक तरीके से धर्म होता है। तो हर धर्म जो है वो बराबर में होता है, चाहे आप किसी भी अगर एक धर्म से दूसरे धर्म को जो है बराबर मानोगे। जब कोई एक धर्म किसी अन्य धर्म से अपने आप को श्रेष्ठ समझने लगता है तो और राष्ट्र हित से अपने आप को ऊपर रखने लगता है, ऐसी स्थिति में उन संप्रदायों के बीच में जो है रहना संभव नहीं होता है। तो संप्रदायवाद एक ऐसी स्थिति है जब विभिन्न धर्मों का सह अस्तित्व संभव ना होना, यानी जो विभिन्न संप्रदाय हैं आपस में अगर किसी देश में रहते हैं, वो कोई भी संप्रदाय हो, तो वो जब आपस में नहीं रह सकते ना, विभिन्न संप्रदायों का सह अस्तित्व संभव ना होना, तो उसी को हम संप्रदाय कहते हैं। अब अगर हम इसे थोड़ा वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में लेके जाते हैं, देखो वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में मैंने आपको पूंजीवादी व्यवस्था अभी तक पढ़ाई नहीं है, मैं आपको ये पूरी बताऊंगा सारी जितनी भी व्यवस्थाएं, पूंजीवादी, उपनिवेशवादी, उदारवादी, इन सब के बारे में आपको सीक्वेंस से बताऊंगा। तो आप पूंजीवादी व्यवस्था को अभी ध्यान रखिए। पूंजीवादी व्यवस्था में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया कि सबसे पहले क्या होता है, कैपिटलिज्म आता है। जब कैपिटलिज्म आता है तो वो सबसे पहले क्या करके लेके आएगा, वाणिज्यवाद यानी मर्केंटलिज्म को लेके आएगा। तो कैपिटलिज्म जो पूंजीवाद आएगी उसका जो है सबसे ज्यादा मुख्य उद्देश्य क्या होगा, वाणिज्यवाद करना है, यानी व्यापार करना। व्यापार के जरिए क्या करना, ज्यादा से ज्यादा पैसों को कमाना, पूंजी को ज्यादा से ज्यादा कमाना। अब पूंजी कमाने के लिए ये क्या बनाएंगे, कंपनीज बनाएंगे। तो जॉइंट स्टॉक वेंचर यानी संयुक्त पूंजी उद्यम। अब इन कंपनी को क्या दिया जाएगा, ट्रेड मोनोपोली दी जाएगी। क्या दिया जाएगा इन कंपनी को, ट्रेड मोनोपोली दी जाएगी। अब ट्रेड मोनोपोली जब इन्हें दी जाएगी तो ये क्या कहलाए जाएंगी, चार्टर कंपनीज कहलाए जाएंगी। क्या कहलाए जाएंगी, सीसी, चार्टर कंपनीज कहलाए जाएंगी। और इन चार्टर कंपनीज को जो है भेजा जाएगा, किसी भौगोलिक खोजें होंगी तो उनमें भेजा जाएगा। तो ये अपना वहाँ पर क्या बनाएंगे, इन्फ्लुएंस क्षेत्र बनाएंगे। क्या बनाएंगे, इन्फ्लुएंस क्षेत्र। जो ये इन्फ्लुएंस क्षेत्र होगा इसी को क्या करेंगे, कोलोनियल। ठीक है, तो कोलोनियल पीरियड को है उपनिवेशवाद। मैंने 3 चरण आपको बताए हैं उपनिवेशवाद के। पहला जो चरण आ जाएगा वो वाणिज्यवाद होगा, दूसरा जो चरण आ जाएगा वो इंडस्ट्रियल फेज हो जाएगा, औद्योगिक पूंजीवाद, तीसरा जो आएगा वित्तीय चरण आएगा। और उसी पूंजीवादी व्यवस्था में, पूंजीवादी व्यवस्था का जो वाणिज्यवाद है, वाणिज्यवाद जब आता है पूंजीवाद को करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है पैसे कमाना व्यापार के जरिए। हमें नहीं पता हमें क्या करना है, हमें अपने जो है एक्सपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा करना है, निर्यात ज़्यादा से ज़्यादा करना है और आयात को घटाना है। तो इसी क्रम में ये उपनिवेश देशों में जाकर जो है रूल करेंगे। अब जब उपनिवेश में जाकर रूल करेंगे तो वहां पर ऐसी ऐसी नीतियां बनाएंगे, ऐसे ऐसे जो है कानून बनाएंगे जो इनके लिए बेनिफिशियल होंगे। अगर कोई इन्हें खतरा दिखाई देगा तो उस खतरे को खत्म करने के लिए ये क्या करेंगे, वहां पर जो है धार्मिक स्थिति उत्पन्न करेंगे, ताकि जो वहां पर रहने वाले विभिन्न प्रकार के समुदाय हैं उनमें आपस में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो पाए। संप्रदायवाद, अब आपको समझ गए ना। संप्रदायवाद एक जो हम छोटे पर से किताबों में पढ़ते हुए आ रहे हैं कि एक कथन कहा जाता है कि भारत जो है विविधता में एकता वाला देश। देखो, विविधता का मतलब क्या होता है, विविधता में हम धर्म को लेंगे। कौन से धर्म आ जाएंगे इसमें, देखो हिंदू धर्म हो जाएगा, मुस्लिम धर्म हो जाएगा, क्रिश्चियन धर्म हो जाएगा, सिख धर्म हो जाएगा। तो भारत के विभिन्नता में एकता वाला कथन, हमें यही पढ़ाया गया। लेकिन ये कथन सरासर गलत है, क्योंकि भारत विविधता में एकता वाला नहीं, एकता में विविधता वाला देश है। एकता में विविधता है, यानी पहले हम सब क्या है, यूनिटी है हमारे अंदर, एकता है। यानी पहले हम क्या हो जाएंगे, इंडियन हो जाएंगे। उसके बाद में हम जो है रिलीजियस हैं। पहले हम क्या हो जाएंगे, रिलीजियस। ठीक है, तो पहले हम क्या है, इंडियन है, उसके बाद में रिलीजियस। आप जब भी टर्म इस्तेमाल करना तो विविधता में एकता मत इस्तेमाल करना, एकता में विविधता। ठीक है, क्या करना, एकता में विविधता है।
ना कि विविधता में एकता है। तो ध्यान रखना ये वाला जो है, क्योंकि हम सब जो है पहले इंडियन है, बाद में जो रिलीजियस है, और ये जो है पहले क्या करता है, हमें पहले रिलीजियस बताता है, बाद में जो है धार्मिक, बाद में जो है हमारे अंदर यूनिटी करता है। तो ये एक तरीके से बांट रहा है, ये वाला एकता में विविधता वाला कथन जो सही है। आपको पूरा ये समझ में आ गया, चार्टवाद, पूंजीवाद, उपनिवेशवाद, और फिर यहीं से क्या हो जाएगी, भारत में संप्रदायवाद की प्रगति चालू होगी। अब संप्रदायवाद देखो, संप्रदायवाद के जो आज हम पढ़ेंगे वो 3 चरण पढ़ेंगे। तो उन 3 चरणों में से जो पहला चरण होगा वो उदारवादी चरण होगा, जो दूसरा चरण होगा वो उग्रवादी सांप्रदायिकता होगा, और जो तीसरा चरण होगा वो फासिस्टवादी सांप्रदायिकता होगा। ठीक है, समझ गए। अब 3 चरणों में जो है हम सांप्रदायिकता को कवर करेंगे। तो जो हमारा सबसे पहला चरण आएगा, अगर वीडियो लंबी हो जाएगी तो मैं इस वीडियो को जो है 2 पार्ट्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। देखो, उदारवादी सांप्रदायिकता बेसिकली है क्या, मिड ऑफ 19th सेंचुरी। देखो 19th सेंचुरी यानी 19वीं शताब्दी। अब शताब्दी किसे कहते हैं, 100 सालों को कहते हैं। कितने से, 100 सालों को। तो मिड 1850 से लेके 1900 तक का, 1850 से लेके 1900 का जो टाइम पीरियड होगा इसे क्या कहेंगे, 1800 से लेके 1900 तक ये 19th सेंचुरी चलेगी, ये मिड ऑफ 19th सेंचुरी हो जाएगी। इसमें जो लैंडमार्क डेट याद रखनी है, द बैटल ऑफ 1857 यानी 1857 का महाविद्रोह। मैंने आपको बताया था कांग्रेस जो है 1885 से लेके कांग्रेस का जो है 1905 तक जो है उदारवाद चरण आएगा, और 1905 से लेके 1907 तक जो है उग्रवाद आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्या लेगा, उदारवाद लेगा, और फिर इसके बाद जो अगला चरण आ जाएगा ये उग्रवाद, उदारवाद और उग्रवाद आ जाएंगे। अब 1857 जो है वो एक लैंडमार्क डेट है। अब लैंडमार्क डेट क्यों है, क्योंकि आपने देखा होगा 1857 से 7 में जो है भारत के सभी लोगों ने, ठीक है, भारत में सभी लोगों ने जितनों जो भी उस टाइम पे रूल कर रहा था उनने एक होकर लड़ा था, और उन्होंने अपना जो नेता माना था। हालांकि मुगलों की जो है वो प्रतिष्ठा खत्म हो गई थी, फिर भी उन्होंने बहादुर शाह जफर को एक राष्ट्रीय स्तर पर अपने नेतृत्व देने के लिए कहा। तो बहादुर शाह जफर ने 1857 के विद्रोह में जो है राष्ट्रीय तौर पर जो है उन्होंने कमान संभाली थी। और जो है दिल्ली से अगर हम देखेंगे तो बहादुर शाह जफर और बख्त खान हो गए, लखनऊ से बेगम हजरत महल हो गई, कानपुर से नाना साहब हो गए, और झांसी ग्वालियर से लक्ष्मीबाई तांतिया टोपे हो गए, जगदीशपुर यानी बिहार का जो हमारा क्षेत्र आ जाएगा वहाँ से कुंवर सिंह अमर सिंह आ जाएंगे, फैजाबाद से मौलवी महमदुल्ला, इलाहाबाद बनारस से लियाकत अली, बरेली से खान बहादुर खान। तो आप इसमें क्या देख रहे हो, ठीक है, आप इसमें क्या देख रहे हो, आपको इसमें जो हिंदू मुस्लिम्स इन सब का जो है एक मिश्रण देखने को मिल रहा है। इन सब का क्या देखने को मिल रहा है, एक मिश्रण देखने को मिल रहा है। तो कोई भी पर्टिकुलर एक धर्म को फॉलो नहीं कर रहा है, सब जो है अलग अलग धर्मों से आए हैं और अलग अलग धर्मों से एकजुट होकर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं। ठीक है, अंग्रेजों के खिलाफ क्या कर रहे हैं, विद्रोह कर रहे हैं। इससे पहले वाली वीडियो में अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको बताया था राष्ट्रवाद का जो भारत में विकास होगा 1885 से 1905 के बीच में, इससे पहले जो है 3 चरण मैंने आपको बताए थे। एक आद्य राष्ट्रवाद होगा, फिर एक जो होगा 1857 का विद्रोह आएगा, और तीसरा जो आएगा आधुनिक राष्ट्रवाद के ऊपर जो हम पढ़ेंगे, जिसमें हम सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स पढ़ेंगे। तो उसमें कैसे 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 डेवलपमेंट हमारी हुई है। तो अब 1857 की जो विद्रोह था, इसमें विभिन्न धर्म के लोग जो है आपस में मिलके अंग्रेजों के विरुद्ध जो है यानी औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया कर रहे थे। तो अंग्रेजों ने क्या देखा कि ये सारे लोग आपस में मिलके, ठीक है, आपस में एकजुट के यानी विभिन्न धर्मों के विभिन्न संप्रदाय के लोग एक होके हमारे तरफ कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्यों ना हम इनकी यूनिटी को तोड़ें, जो इनके अंदर एकता स्थापित है हम उसको जो है ध्वस्त कर दें, उसको ही खत्म कर दें। तो इसी क्रम में जो है अंग्रेज जो है 1857 के बाद में धीरे धीरे भारत में क्या करेंगे, सांप्रदायिकता की राजनीति को बढ़ावा देंगे। मैंने आपको बताया था कि एक राइटर, ये शायद बताया नहीं आपको, एक राइटर है जेम्स मिल, नाम ध्यान रखना है, क्या राइटर का नाम, जेम्स मिल। जेम्स मिल ने एक पुस्तक लिखी है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। उसने उसमें क्या करा है, उसने उसमें जो है भारत को जो है धर्म के आधार पर बांट दिया है। ठीक है, भारत में जो है पॉलिटिक्स या राजनीति, इसको क्या करा है, धर्म के
आधार पर बांट दिया गया। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पढ़ना, ठीक है, जेम्स मिल की जो है ये पुस्तक है। इसमें इसने 3 बातें कही हैं, हिंदू इंडिया, मुस्लिम इंडिया, ठीक है, और दूसरा अपने आप को क्या बताया, सेकुलर इंडिया, ठीक है। क्या क्या बातें बोली हैं, एक तरफ तो कहता है ये जो एंशियंट इंडिया है वो क्या, हिंदू हिंदू इंडिया है, दूसरे में जो मध्यकाल है उसने क्या किया, ये मुस्लिम इंडिया है, और जब अंग्रेजों का शासन आता है तो उसे कहता है सेकुलर, यानी एक धर्मनिरपेक्ष, सारे ईसाई तो शासन कर रहे हैं, तो इसे जो है वो ईसाई ना कहकर सेकुलर यानी धर्मनिरपेक्ष कहता है, यानी अपनी छवि को सुधारता है। तो सबसे पहले तो अगर हम सैद्धांतिक तौर पर देखें तो यहीं पर जो है जेम्स मिल ने ही ये काम कर दिया है कि भारत को जो है आपस में बांट दिया है, धर्म के आधार पर बांट दिया है। तो ये ध्यान रखना, बहुत बार ये पूछी गई है पुस्तक जो है यूजीसी नेट में और अन्य एग्जामों में भी। तो हिंदू इंडिया, मुस्लिम इंडिया एंड सेकुलर रहने दो, सेकुलर गलत टर्म में ब्रिटिश इंडिया करो। हिंदू इंडिया, मुस्लिम इंडिया एंड ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया कहा गया है क्योंकि ये जो है धर्मनिरपेक्ष थे, सेकुलर भी आप कह सकते हो लेकिन ब्रिटिश इंडिया ज़्यादा सूटेबल है इस स्थिति के लिए। तो इसने जो है 3 भागों में बांट दिया है, और फिर उसके बाद में जब यहाँ पर एकता हो जाती है, फिर आगे चलकर जब राष्ट्रवाद की प्रगति होगी, मैंने बताया 1885 में किसकी स्थापना होगी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की गोकुल तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय बंबई में होगी। ये क्वेश्चन भी यूजीसी नेट में पूछा गया है। तो कांग्रेस की स्थापना के बाद भारत में जो है राष्ट्रवाद की जो है प्रगति धीरे धीरे होगी, और इसके संबंध में एक सिद्धांत भी ध्यान रखना आप, इसके सिद्धांत में एक सिद्धांत दिया जाता है तड़ित चालक सिद्धांत। अब तड़ित चालक जो सिद्धांत है वो बेसिकली है क्या, इसमें ये कहा जाता है कि ब्रिटिश हित में भारतीय नेताओं का उपयोग नहीं किया, यानी कांग्रेस की स्थापना किसने की है, ठीक है, कांग्रेस की स्थापना किसने की है, ए.ओ. ह्यूम ने की है। तो इसमें यह कहा जाता है कि ए.ओ. ह्यूम ने जब कांग्रेस की स्थापना की है तो उन्होंने ब्रिटिश के हित में भारतीय नेताओं का उपयोग नहीं किया, बल्कि भारतीय नेताओं ने ही भारतीय हित में ए.ओ. ह्यूम का उपयोग कर लिया। यानी उनका उद्देश्य तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाने का यह था कि 1857 का जो विद्रोह, इसकी पुनरावृत्ति को रोकना था, लेकिन 1857 की पुनरावृत्ति को रोकना था, लेकिन जो है तड़ित चालक सिद्धांत में कहा जाता है कि ए.ओ. ह्यूम ने जो है इनका उपयोग नहीं किया, बल्कि भारत ने ही ए.ओ. ह्यूम का उपयोग कर लिया, और आगे चलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस भारत में एक बड़ी राष्ट्रवादी पार्टी के रूप में उभरेगी, और आगे जाके स्वतंत्रता की लड़ाई में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी आज़ादी तक, और आज वर्तमान में भी जो है कार्यरत है। तो अब 1857 के विद्रोह के बाद हमने कांग्रेस की स्थापना भी देख ली। 1885 में कांग्रेस की भी एस्टेब्लिशमेंट हो जाती है 1885 में, और यहाँ से जो होता है राष्ट्रवाद की जो है विचारधारा आती है। अब इससे पहले क्या था, इससे पहले जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन देखो वहाँ पर आ चुकी है, 1813 से 58 के बीच में जो है सेकंड फेज चल रहा है, तो ऐसे में जो है, और स्टीम इंजन वाले ये भी हो, अब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए जो आसानी होती थी। अब भारत के लोग क्या कर रहे थे कि ब्रिटेन में भी जा रहे थे, ठीक है, ब्रिटेन में जब वो वहाँ के समाज में गए तो उन्होंने वहाँ में देखा कि वहाँ पर लोगों को कितनी स्वतंत्रता है, कितनी क्या है, तो उन्होंने भी विद्रोह किया, इसे ही विरोध किया, ठीक है, औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया उन्होंने भी दिखाई। लेकिन जो सबसे पहले औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया दिखाई गई थी वो जो है हमारे आद्य राष्ट्रवाद में जब हम पढ़ेंगे तो वो हमारे जो है जनजातीय तबका या किसान जो तबका था उसने दिखाई थी, जो अनपढ़ था। मैंने आपको जो इससे प्रीवियस वीडियो में बताया भी था कि वीसे सर्कल ऑफ पॉवर्टी था क्या, क्योंकि वहाँ पर कोई दार्शनिक आधार पर नहीं दे पाया था। तो सबसे पहले ये उदारवादी ही जो इस पीरियड में लोग होंगे, ये उदारवादी तो मैंने आपको बताया था, जो ब्रिटिश के समक्ष जो है उदारवादी नीति अपनाते हैं, यानी प्रार्थना प्रतिवेदन की राजनीति करते हैं। और इसके बाद में राष्ट्रवाद के विकास में धीरे धीरे भारत के लोग भी क्या करेंगे, ब्रिटेन से पढ़ने लगेंगे। आगे जो हमारा टॉपिक आएगा मैं आपको उसमें डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी बताऊंगा और मैकाले की नीति बताऊंगा, शिक्षा का मॉडल बताऊंगा, तब आप और अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। तो उसके बाद में आपको मैं बता ही चुका 1885 में अधिवेशन होते हैं, 3 अधिवेशन होते हैं, 5 में, 6 में और 7 में, यानी बनारस, कलकत्ता और सूरत अधिवेशन। जिसका वेन्यू जो था वो कहाँ पर था, नागपुर में था, लेकिन
उसे बदल के लास्ट टाइम में कर दिया जाता है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे सांप्रदायिकता तो हो रही है, लेकिन कौन सी सांप्रदायिकता है? उदारवादी सांप्रदायिकता, यानी हिंदू और मुसलमान में आपस में सब एक एक है। उनका जो मेन लक्ष्य वो क्या चाहते हैं कि नेशनलिज्म, यानी उनके लिए जो है राष्ट्रवाद जो है इम्पोर्टेंट है, वो राष्ट्रवाद जो है इम्पोर्टेंट है, वो राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना चाहते हैं। तो यहाँ पर हिंदू और मुसलमान के जो इंटरेस्ट हैं वो आपस में सेम है, दोनों ही यही चाह रहे हैं कि हम जो है दोनों ही यही चाह रहे हैं कि हम जो है आज़ादी मिले, हमें स्वतंत्रता मिले, तो दोनों के इंटरेस्ट सेम होंगे। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो है मिड ऑफ 19th सेंचुरी में हम देखेंगे उदारवाद का जो है ये सांप्रदायिकता का चरण होगा। इसमें दोनों का जो है मोटिव होगा, दोनों का जो लक्ष्य होगा वो एक ही होगा, इसलिए इनके जो है वो सेम होंगे। ठीक है, ये उदारवादी सांप्रदायिकता का जो पहला चरण है हमारा वही कहलाएगा, इसे हम क्या कहेंगे? उदारवादी सांप्रदायिकता। इसमें कांग्रेस जैसी जो है बड़ी बड़ी पार्टीज भी आएंगी। इसके बाद जो होगा हमारा सांप्रदायिकता का अगला चरण आएगा, ठीक है, जिसे हम उग्रवादी सांप्रदायिकता भी कहेंगे। अब उग्रवादी सांप्रदायिकता क्या है और फासिस्टवादी सांप्रदायिकता क्या है, ठीक है, इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा, क्योंकि अगर इसे पूरा बताने लूँगा, क्योंकि अभी हमारा नीचे का भी पोर्शन काफ़ी रह रहा है, अगर मैं इसको भी इसी वीडियो में बना दूंगा तो ये वीडियो जो है 35-40 मिनट की जो है पहुंच जाएगी, और फिर जो है लोग ज़्यादा लंबी वीडियो तो देखना प्रीफर करते नहीं है, क्योंकि उन्हें तो भाई छोटी वीडियो चलाया और आगे बढ़ाया। तो आज की जो वीडियो है मैं उदारवादी सांप्रदायिकता की आइडियोलॉजी पर ही पूरी करता हूं, और आगे जो है हम उग्रवादी और फासिस्टवादी सांप्रदायिकता पढ़ेंगे, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और कांग्रेस के चुनाव के बारे में, और जो हिंदू सभा, महासभा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक, मुस्लिम लीग, इन सब के बारे में बात करेंगे, और टू नेशन थ्योरी के ऊपर भी बात होगी। ठीक है, ये हमारे चैनल का नाम है प्रबोधन एजुकेशन। अब जो हम मॉडर्न इंडिया जो है इस टाइम पे मैं कवर कर रहा हूँ, इसके बाद देखते हैं हम जो है मिडवल इंडिया में जाएंगे या एंशिएंट इंडिया में, वो देख लेंगे हम, फिर मैं उसकी टर्मिनोलॉजी पर आऊँगा। लगभग इसकी कुछ ही और टर्मिनोलॉजी बची है 5-6, वो मैं आपको कंप्लीट कराने के बाद ही जो है एंशिएंट या मिडवल की तरफ रुक करूँगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों तक शेयर करें हैं। मैंने आपको अपने चैनल का नाम भी बताया, धीरे धीरे जो है हम इंस्टाग्राम और अपना टेलीग्राम पेज भी जो है बना रहे हैं, उसी प्रक्रिया में लगा हुआ हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।